हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सूत्र में, जहां हमारा आज का टॉपिक है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो ये एक्ट थोड़ा छोटा है, तो इसको बहुत ही शानदार तरीके से हम जल्दी से कवर कर लेंगे, जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना इससे रिलेटेड। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, देख लेते हैं सिलेबस का। पार्ट वन में जो फर्स्ट अपना सोशल एंड इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन का आज लास्ट पार्ट है, ये द करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन पार्ट से। उसके पहले हम थोड़े चैप्टर्स देख लेते हैं। ओवरव्यू में प्रिलिमिनरी में आप जानते हैं कि डेफिनेशन रहता है, इसका एक्सटेंट की बात की जाती है। तो एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे लागू है जो कि पब्लिक सर्वेंट हैं, और वो इंडिया में है उन पे लागू है, और ऐसे सिटीजन्स जो आउटसाइड द इंडिया हैं, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट है, उन पे भी ये लागू होगा। स्पेशल जज का अपॉइंटमेंट की बात की गई है कि एक स्पेशल जज को ट्रायल के लिए नियुक्त किया जाएगा। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हम देखेंगे, इसमें अलग अलग ऑफेंसेस किस तरीके के पब्लिक सर्वेंट करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस इनटू द केस, कौन इन्वेस्टिगेट करने के लिए एलिजिबल है। अटैचमेंट करने का भी पावर दिया गया है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ करप्शन, कि कितना अमाउंट का करप्शन हुआ है, उसके बेसिस में उसकी प्रॉपर्टी उस तरीके से सीज की जाएगी। सैंक्शंस की बात की गई है कि प्रोसिक्यूशन करने के लिए कुछ सैंक्शंस चाहिए, जरूरी नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट। क्या होता है कि मिसयूज होने लगा था कि आए दिन सब पे किसी न किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, तो उस मिसयूज को बचने के लिए कुछ प्रोटेक्शन टाइप से दिया हुआ है कि अथॉरिटीज से परमिशन लेनी, उसको हम आगे देखेंगे। तो ये हमारे ब्रीफ में हमने देख लिया ओवरव्यू। तो आप माइंड मेकअप करके चलिएगा किस तरीके से हमारा एक्ट ट्रेवल कर रहा है। तो डेफिनेशन पार्ट में सबसे पहले इलेक्शन की बात की गई है। तो इलेक्शन में एमपी का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, लोकल अथॉरिटीज का, है ना, और अदर पब्लिक अथॉरिटीज के इलेक्शन को इसमें इंक्लूड किया गया है। बात की जाए पब्लिक ड्यूटी की, तो ऐसी कोई भी ड्यूटी जिसका इंटरेस्ट स्टेट को हो, मतलब गवर्नमेंट को है। पब्लिक मतलब पब्लिक, मान लीजिए कोई कंपनी है ना, कॉरपोरेशन है, और कोई ऐसी कम्युनिटी है जो गवर्नमेंट से फंडेड है, तो उनसे रिलेटेड जो भी काम होंगे, है ना, ऐसी कोई भी ड्यूटी, उसको पब्लिक ड्यूटी कहा जाएगा। ठीक है। फिर बात आती है थर्ड, अनड्यू एडवांटेजेस की। अनड्यू एडवांटेजेस मतलब मान लीजिए भ्रष्टाचार में आपने कोई किसी से पैसा लिया, है ना, कोई भी ग्रेटिफिकेशन लिया, सिर्फ वो मनी से रिलेटेड ना हो, है ना, लीगल रेम्यूनरेशन, मतलब आपको जो सैलरी मिल रही है, पब्लिक सर्वेंट को सैलरी मिल रही है, या उसको जो बेनिफिट्स बोनस वगैरह मिल रहा है कंपनी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, उसको छोड़ के, चाहे वो मनी रिलेटेड ग्रेटिफिकेशन हो, उसको मनी रिलेटेड चीजें मिली, या फिर सामान के तौर पे, वो जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है, जिसका काम करने वाला है, उसकी दुकान पहुंच गया, बोला यार ये आईफोन बढ़िया लग रहा है, हाँ तो ये कितने का है, आईफोन ले लिया, लेकिन पैसा नहीं दिया। तो ये ऐसे अनड्यू एडवांटेजेस उसका काम करने के लिए, चाहे आपने काम नहीं भी किया हो या गलत काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपने पैसा लिया है, तो भी वो अनड्यू एडवांटेज के अंदर आएगा। देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ग्रेटिफिकेशन का मतलब समझाया है, मैंने आपको बता दिया है, देख लीजिएगा। अब आता है हमारा एक मेजर डेफिनेशन पार्ट, आता है पब्लिक सर्वेंट का। तो पब्लिक सर्वेंट कौन कौन होगा, इस एक्ट के माध्यम से कौन कौन पब्लिक सर्वेंट होगा वो बात कर लेते हैं। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो सर्विस में है, जिसमें गवर्नमेंट उसको पे करता है ना, गवर्नमेंट सैलरी लेता है, तो गवर्नमेंट से डायरेक्ट एम्प्लॉयड होगा। जैसे मान लीजिए हमारे जितने आईएएस आईपीएस आईआरएस ऑफिसर्स हैं, क्लर्क्स हैं, है ना, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में वर्क, तो इस तरह के एग्जांपल्स आप देके कोट कर सकते हैं। तो ये सब जो लोग हैं वो पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। ऐसा पर्सन जो कि सर्विस और पे है ऑफ लोकल अथॉरिटीज या फिर पीएसयूज वगैरह, है ना, म्युनिसिपल, लोकल अथॉरिटीज बात की जाए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो भी काम करते हैं वो लोग, सुपरवाइजर्स जो हैं, हेल्थ ऑफिसर्स हैं, है ना, पंचायत सेक्रेटरीज हो गए, म्युनिसिपल इंजीनियर्स हो गए, तो ये सब जो हैं वो आपके पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। अब बात आती है कि एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ कॉर्पोरेशन और अथॉरिटीज, कॉर्पोरेशन एंड अथॉरिटीज की बात की जा रहा है, मतलब कोई भी पीएसयूज हैं, ठीक है ना, और जैसे एलआईसी वगैरह हो गया जो एक्ट वगैरह के माध्यम से बने हैं, बीएसएनएल हो गया, ठीक है ना, इसके जो अधिकारी हैं, इसके जो एम्प्लॉयज हैं, वो लोग भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह जो है ना, पीएसबीज, वो भी इंक्लूड होंगे। बात की जा रही है जजेस, तो जजेस जजेस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं ना, समझ गए आप।
फिर आर्बिट्रेटर्स और पर्सन रिफर्ड फॉर डिसीजन ऑफ कोर्ट, ऐसे कुछ आर्बिट्रेटर्स को सिलेक्ट किया जाता है आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए, है ना। मान लीजिए दो पब्लिक बॉडी है लेकिन कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी के लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी दो दो पब्लिक कंपनीज हैं, ठीक है, कोई भी पब्लिक कंपनी से उसको भी सेटलमेंट करने के लिए, जैसे एनटीपीसी या कोल इंडिया, उसके भी सेटलमेंट कराने के लिए आर्बिट्रेटर्स की नियुक्ति की गई, ठीक है। तो वो आर्बिट्रेटर्स भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। पर्सन empowered टू कंडक्ट और मेंटेन इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्शंस, पार्ट ऑफ इलेक्शंस, ठीक है ना, जैसे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, ईआरओज वगैरह, है ना, इलेक्शन कराने जाते हैं, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, वो इलेक्शन कराने जाते हैं। बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर्स की बात की जाए जैसे, है ना, बीएलओ होते हैं, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर्स, आरओ वगैरह, ईआरओ हो गए, इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर्स, तो ये ऑफिसर्स भी ये पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। ऑफिस बियरर ऑफ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो रिसीव कर रही हैं फाइनेंशियल एड फ्रॉम गवर्नमेंट, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं जो गवर्नमेंट से फाइनेंशियल एड ले रही हैं, तो उसके जो एम्प्लॉयज हैं, ऑफिस बियरर्स हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। मतलब जहां जहां से फंडिंग गवर्नमेंट दे रही है, जो भी डिपार्टमेंट्स को या कॉर्पोरेशंस को, लोकल अथॉरिटीज को, तो वो पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। अब लास्ट इन द लीस्ट, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, एम्प्लॉयज ऑफ द यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस पा रहे हैं गवर्नमेंट से, राइट। तो ये हो गए आपके पब्लिक सर्वेंट। अच्छा, एक आपको एक ट्रिविया एक और बताता हूं आपको। 2016 में सीबीआई वर्सेस रमेश गिली, समझ रहे हैं ना, ये केस आया, ठीक है। तो इस केस में जजमेंट में ये आया कि जो सीएमडी हैं, ठीक है, प्राइवेट बैंक्स के, वो भी प्राइवेट बैंक्स के, समझ रहे हैं ना, वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो क्यों आएंगे, आप बोलेंगे भाई ये तो नहीं है, लेकिन क्या है कि बैंक जो है वो परफॉर्म कर रहा है पब्लिक ड्यूटी अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है ना। तो ये सीएमडी जो है वो उसके आपके पब्लिक सर्वेंट में आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपना अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस की। तो स्पेशल जजेस, कोई भी इसका ट्रायल जो होगा, करप्शन रिलेटेड जितने भी ट्रायल्स होंगे, वो स्पेशल जज की नियुक्ति में ही किए जाएंगे। अब स्पेशल जज की पावर की बात कर लें, तो कौन उसको अपॉइंट करेगा, पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस, स्पेशल जजेस को अपॉइंट करने का पावर किसको है, तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि ऑफिशियल गैजेट में वो निकाल के उसको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन, क्वालिफिकेशन का क्या है, एक तो सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज, इनको हम स्पेशल जज नियुक्त कर सकते हैं। केसेस ट्रायबल बाय द स्पेशल जज, तो इसका डे टू डे ट्रायल्स हो सकते हैं, प्रैक्टिकेबल है। टारगेट क्या दिया गया है कि टारगेट 2 साल के अंतर्गत स्पेशल जज को करप्शन रिलेटेड जो भी इशू है, ट्रायल्स होगा, उसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। ये एक्सटेंडेबल है, जैसे मान लीजिए 2 साल कंप्लीट हुआ, लेकिन 6 मंथ के लिए वन टाइम इंक्रीज हो जाएगा आपका टाइम, एक बार बढ़ा दिए 6 मंथ के लिए, फिर 6 मंथ के लिए एक बार बढ़ा दिए, फिर अगर आपको कोई रीजन आता है नहीं हो पा रहा है, फिर 6 मंथ के लिए बढ़ा दिए, फिर 6 मंथ के लिए बढ़ा दिए। लेकिन जैसे ही ये 2 साल और बाकी 2 साल कंप्लीट होगा, 4 साल, तो उसमें आपको एक्सटेंशन अलाउड नहीं होगा, सिर्फ 4 साल तक का ही है। स्पेशल जज को अब जजमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, ये समझ गए आप। अब बात आती है कि प्रोसीजर, और क्या प्रोसीजर है और क्या पावर्स स्पेशल जज को दी गई है, ठीक है। कॉग्निजेंट डायरेक्टली ले सकता है, लेकिन आपको सैंक्शंस कुछ आगे पढ़ेंगे अपन, वो हमको देखेंगे। सैंक्शंस कुछ दिए गए हैं कि पब्लिक सर्वेंट पे डायरेक्ट ऐसे कॉग्निजेंस नहीं होगा, उसके अथॉरिटीज, जिसने अपॉइंटिंग अथॉरिटीज हैं, जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे परमिशन लेने के बाद ही प्रोसीजर चालू होगा कोर्ट में, ठीक है। फॉलो वारंट केस प्रोसीजर, सीआरपीसी में जैसा वारंट केस चलता था वैसा होगा, है ना। पार्डन टेंडर करने का भी पावर दिया गया है इसमें, ठीक है ना। अब 326 एंड 475, ठीक है ना, समझ रहे हैं, 376 और 475, ये जो सैंक्शन, ये जो सेक्शन है सीआरपीसी के, इससे भी थोड़ा राहत इसमें दी गई है, ठीक है ना। अब ये चीज आप कमेंट करिएगा, मैं आपको 326 का बता देता हूँ, इसका क्या है। इसमें सीआरपीसी जो सेक्शन 326 है, इसमें दिया हुआ कि जजेस जो है कंटिन्यू कर सकते हैं मिड में, अगर जैसे मान लो कोई एक जज आया, ठीक है, एक जज
छोड़ के चला गया, बीच में अगर दूसरा जज अपॉइंट हो रहा है तो वो बीच से ही इशू को मतलब ट्रायल को कर सकता है, ठीक है। 475 में क्या है कि 475 में क्या सीआरपीसी में दिया हुआ है कि मिलिट्री रिलेटेड अगर कोई इशू होता है ना, मिलिट्री रिलेटेड जो ट्रायल्स हैं वहां पे करप्शन हुआ है तो वो मिलिट्री लॉ मतलब मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, वहां पे ये स्पेशल जज काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कैन इम्पोज सेंटेंस एज पर द लॉ वो सेंटेंस करेंगे, तो ये उसके पावर्स दिए गए हैं। और हैज द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 के तहत जो पावर दिए गए थे वही पावर और उसमें एडिशनल दे दिए गए हैं। चलिए, तो ये हो गई पावर की बात। फिर आता है पावर टू ट्राई समरियल। मीन्स क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं ना, माइनर माइनर ऑफेंसेस होते हैं, तो क्या करता है कि डायरेक्ट समरी समरी वेज में और जल्दी से जल्दी, जिसमें 1 साल से कम इम्प्रिजनमेंट रहता है ना, उसमें ज़्यादा पेपर वर्क, ज़्यादा टाइम डिले ना करके फटाफट उसका डिसीजन लिया जा सकता है। इसमें अगर 1 मंथ से कम की सज़ा होती है ना? समरियल ट्रायल होता है, तो उसमें 1 मंथ से अगर कम की सज़ा होगी, तो अपील फर्दर आप हाई कोर्ट वगैरह में नहीं कर सकते हैं और फाइन अगर 2000 से कम है। तो ये चीज़ जो है, ये याद रखिएगा कि अपील तब कब नहीं की जा सकती है, जब 1 मंथ से कम की सज़ा मिली हुई है। तो ये क्विक मैंने रिवीजन के लिए रखा है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर बात आती है हमारा मेजर ऑफेंसेस और पेनल्टीज की कि क्या-क्या ऑफेंसेस इसमें दिए गए हैं, ठीक है? कि कौन-कौन से ऑफेंसेस पब्लिक सर्वेंट होता है। पब्लिक सर्वेंट सबसे पहले तो टेकिंग अ ब्राइब, कोई भी अटेम्प्ट भी कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, अनड्यू एडवांटेज या ब्राइब ले रहा है, तो मिनिमम 3 साल से लेके मैक्सिमम 7 साल की सजा है। इस एक्ट में जितने भी ऑफेंसेस उसमें फाइन की बात जो है ना, फाइन डिपेंड करेगा कि कैसा करप्शन हुआ है, कितने अमाउंट का हुआ है, तो वो जज के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना फाइन इम्पोज कर रहे हैं। लेकिन सजा यहाँ पे थोड़ा फिक्स है। तो अभी पहली सजा टेकिंग ब्राइब 3 से 7 साल की। 7A में दिया हुआ है कि कोई अनड्यू एडवांटेज क्या होता है कि कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, मान लीजिए किसी पब्लिक सर्वेंट को, कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो दूसरे पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई तुम लोग तुम करप्शन वाला काम करो, तुम ब्राइब लो, तो उसके लिए भी 3 से 7 साल की सजा है। ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट, कोई पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब भी दे रहा है ना, तो उसके लिए भी क्या है, 7 साल तक की सजा है और फाइन भी है, ठीक है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी अगर कोई पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब दे रही है, ठीक है ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में फाइन लगाया जाएगा, ठीक है ना, और उसको एडिक्वेट कंप्लायंस पूरा करने के लिए कहा जाएगा। अब आप बोलेंगे कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन ब्राइब कर रहा है तो सिर्फ उसको फाइन, नहीं नहीं, सजा भी है, आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको ब्राइब कर रही है, तो ये प्रावधान है। अब 10th में लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन चार्ज ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अब देख लीजिए, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डायरेक्टर होगा, मैनेजर होगा, ऑफिसर होगा, उस पे जो सेक्शन 9 में हमने ब्राइब दी गई है उसके तहत सजा 3 से 7 साल है। तो अभी तो सजा हमने 3 से 7 साल पढ़ी है, अभी तक इतना याद रखिएगा। अब जो मेजर है 11, आप याद रखिएगा थोड़ा, पब्लिक सर्वेंट रिसीविंग एडवांटेज विदाउट कंसिडरेशन। अगर पब्लिक सर्वेंट कंसीडर नहीं भी कर रहा है ब्राइब, लेकिन फिर भी वो एडवांटेज ले रहा है, तो सजा थोड़ी कम हो गई है, 6 मंथ तक मिनिमम है और मैक्सिमम 5 मंथ्स की है, फाइन भी दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है ऐसी ऑफिशियल ड्यूटी में। ओके, अब बात आती है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, मतलब कोई अगर उसको सपोर्ट कर रहा है कि भाई दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है कि नहीं नहीं तुम ब्राइब लो, उसको उकसा रहा है दूसरे पब्लिक सर्वेंट को, एक पब्लिक सर्वेंट, नहीं तुम लो, इस तरीके की अगर चीजें करता है, अबेटमेंट करता है, तो 3 से 7 साल की सजा है। आप ये देखिए 3 से 7 साल की सजा सब में यही है, ठीक है। जैसे जैसे ऑफेंस बढ़ेगा, उसकी सीवियरिटी बढ़ेगी, तब फिर यहाँ से हमारा ऑफेंस का साल बढ़ेगा। अब बात आती है 13 की, ये याद रखिएगा, क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक पब्लिक सर्वेंट। कोई क्रिमिनल केस अगर हो, मतलब क्रिमिनल एक्ट करता है वो, जैसे प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को पब्लिक सर्वेंट हानि पहुंचा रहा है, ठीक है ना। इलिसिट इनरिचमेंट बियॉन्ड नोन सोर्सेस, मतलब सोर्सेस जितने नहीं है उससे ज्यादा भी उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है चीजों को, उस तरीके का काम अगर करता है तो 4 साल से लेकर 10 साल तक की सजा है। हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार कमिट करता है, तो फिर बढ़ा दिए 1 साल, 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा है। अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस अंडर 13(1)(a), अगर इस तरीके का अटेम्प्ट भी करता है, पहले तो उसने प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाई यहाँ पे, यहाँ लेकिन हानि पहुंचाने का अटेम्प्ट भी अगर करता है, तो 2 साल से लेकर 5 साल की सजा है। फिक्सिंग द फाइन की पावर किसको दी गई है, स्पेशल जज को दी गई है, कि वो किस तरीके का फाइन उसको इम्पोज करना है, वो एक्ट के मतलब वो ऑफेंस के हिसाब से कर लेगा। चलिए, अब बात आती है इन्वेस्टिगेशन की, कि इन्वेस्टिगेशन का पावर किसको किसको दिया गया है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में देख रहे हैं तो एसीपी के बिलो रैंक नहीं होना चाहिए, अदर एरियाज में डीएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए।
एक्सेप्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि वो दूसरे इंस्पेक्टर को ऑथराइज कर सकते हैं, ओके, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ये चीज की जा सकती है। कुछ सेक्शंस के लिए एसपी को भी दिया गया है 13(1)(b) जो हमने पढ़ा कि अगर कोई उसको ऑफेंस मतलब जो तोड़ा ताड़ी या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर कोई हानि पहुंचाता है तो उसके लिए एसपी भी कर सकता है। प्रायर अप्रूवल ऑफ इंक्वायरी अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, अब ये बात आती है, ये अच्छा पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है कि पब्लिक सर्वेंट पे इंक्वायरी करने से पहले क्या प्रायर अप्रूवल की जरूरत है? हाँ है। यूनियन गवर्नमेंट का अगर एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर स्टेट एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, जैसे मान लीजिए इलेक्शन की ड्यूटी लगती है, ठीक है, वहां स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज भी इलेक्शन ड्यूटी करने जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉयज आपके इलेक्शन में ड्यूटी करने जाते हैं। वहां पे अगर कोई आपका ब्राइबरी का केस या वहां पे कोई करप्शन का केस होता है तो फिर डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर का काम कर रहा था वो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा था। तो क्या होता है कि वहां पे ये देखा जाता है कि अगर ये दोनों चीजें सिद्ध नहीं हो पा रही हैं तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको नियुक्त करने के लिए सही वो है मतलब एलिजिबल है, जैसे मान लीजिए कोई भी पीएसयू है, पीएसयू में नियुक्ति कौन करता है? सीएमडी करता है, कोई भी ऑफिशियल की, है ना, तो वो सीएमडी एक ऑथोराइज्ड पर्सन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो जाएगा उस पर एक्शन लेने के लिए, उसके इंक्वायरी के लिए अप्रूवल देने के लिए। समझ गए आप ये चीज? तो ये चीज है, लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें दिया हुआ है कि कोई भी अगर रंगे हाथ पकड़ता है, कॉट रेड हैंडेड, ब्राइब लेते हुए रंगे हाथ पकड़ता है तो फिर किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सेक्शन अच्छा है, इसको जरूर याद रखिएगा। सेक्शन 18 की बात करते हैं, पावर टू इंस्पेक्ट बैंक रिकॉर्ड। बैंक रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करने का पावर किसको है? पुलिस ऑफिसर को है। ठीक है, नीट सुपरिटेंडेंट रैंक या हायर रैंक का होना चाहिए और बैंक को कॉर्पोरेट करना दिया हुआ है। तो ये हो गए इन्वेस्टिगेशन अंडर द एक्ट, राइट। अब कुछ सैंक्शंस की बात कर लेते हैं कि कुछ सपोर्ट में प्रावधान दिए गए हैं पब्लिक सर्वेंट को भी कि कोई फेक या बार बार परेशान करने के लिए, देखा जा रहा था कि बार बार परेशान करने के लिए लोग किसी के खिलाफ कंप्लेन और ये सब चीजें कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो ना हो उसके लिए क्या है कि सैंक्शंस फॉर द प्रोसिक्यूशन। मतलब क्या है कि पब्लिक सर्वेंट को अगर 7, 11, 13 और 15 जो हमने ऑफेंसेस पढ़े, ब्राइब लेना, है ना, इस तरीके के जो ऑफेंसेस हैं, पब्लिक सर्वेंट किसी हानि पहुंचा रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी को, है ना, या उसको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इस तरीके के अगर ब्राइब के केसेस आते हैं तो उसमें गवर्नमेंट से या अथॉरिटीज से जो उसके अंदर आता है, स्टेट के अंदर या यूनियन के अंदर, तो उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। प्रिजम्पशन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट मींस पब्लिक सर्वेंट को ये भी दिया हुआ ये भी है कि अगर उस पे अनड्यू एडवांटेज एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है, उसके ऊपर वो हो गया, तो उसको फिर प्रूफ ला के देना पड़ेगा कि भाई मैं एक्यूज्ड नहीं था, मैं, अब उसको गिल्टी उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने ब्राइब नहीं ली है या मैंने करप्शन नहीं किया है। फिर बात आता है एक्यूज्ड एज विटनेस, मतलब जो एक्यूज्ड है जिसके ऊपर ब्राइबरी का केस लगा है वो खुद विटनेस बन सकता है। ठीक है, विटनेस बन सकता है मतलब वो खुद आके अपने कोर्ट में बयान दे सकता है कि मैंने नहीं किया है, वो अपने साक्ष्य प्रोड्यूस कर सकता है, ये पावर दी गई है। सीआरपीसी में कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ ये सीआरपीसी के भी प्रावधान इस एक्ट में लगते हैं। मिलिट्री से रिलेटेड अगर कोई करप्शन होता है, ठीक है, कुछ एक्ट्स हैं जैसे मिलिट्री लॉ हो गया, ये सब चीजें एक्ट जो मिलिट्री हो गई, एसपीजी है, एनएसजी है, ओके, एयरफोर्स, नेवी, यहाँ पे ये करप्शन के चार्जेस अगर होते हैं, करप्शन के एक्ट होते हैं, तो वहाँ पे मार्शल लॉ, उनका अलग लॉज हैं, उसके तहत वहाँ पे कार्रवाई होती है। उसके जजेस भी ये स्पेशल जज नहीं होते हैं, वहाँ पे एक अलग स्पेशल, वहाँ पे अलग जजेस नियुक्ति होती है और वो वहाँ पे ट्रायल करते हैं। तो मिलिट्रीज के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए यहाँ पे प्रावधान नहीं है। कंटिन्यूएशन ऑफ जजेस, ये हमने पढ़ लिया है, पहले भी देखा है, सीआरपीसी में दिया था, और ये वाला भी है कि 324 में जो देखा था कि जजेस अगर बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो दूसरा जज जो आता है वो कंटिन्यू कर सकता है एग्जिस्टिंग केस को। अगर वो चाहता है कि हम शुरू से देखना चाहते हैं, शुरू से भी देख सकता है, अगर चाहे तो वो बीच से भी देख सकता है। अपील की बात की गई है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रावधान पूरे, सैंक्शंस वगैरह, ये सब हमने चीजें देख लिया। कुछ मैं आपको एक तो सुप्रीम कोर्ट का केस बता दिया जिसमें बैंक जो प्राइवेट बैंक के सीएमडीज मतलब प्राइवेट बैंक के जो हेड हैं उनको भी लाया जाएगा पब्लिक सर्वेंट के अंदर, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। पीवाईक्यूज हम देख लेते हैं किस तरह के पीवाईक्यूज आए हुए हैं। डिफाइन पब्लिक सर्वेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट।
एक तो ये है पब्लिक सर्वेंट अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, हमने देख लिया है। व्हेन विल अ पर्सन बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट स्पेशल जज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट? सेशन जजेस है ना, असिस्टेंट सेशन जज, ये हमने देख लिया है, तो ये भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छे से। तो चलिए यहाँ हमारा टॉपिक बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट होता है। और आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, हम लोग एक मार्गदर्शक मेंटोरशिप प्रोग्राम लेके आए हैं। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं कि कैसे हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप कर रहे हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।